हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BEGLA 138 ब्लॉक 1 यूनिट 1, दैट इज़ द रीडिंग प्रोसेस। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले द मॉडर्न क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड ओवरव्यू। तो इसके ओवरव्यू पे, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली अभी के टाइम पे देखें क्लासरूम का, तो एक तरीके से ये एक स्पेस होता है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में आप पढ़ते हो, बहुत सारी सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में पढ़ते हो, जो इनजस्टिस वगैरह है उसको एड्रेस करते हो, इनइक्वलिटी होती है, इनएडिक्वेंसी होती है, उन सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं एड्रेस करते हो एक तरीके से, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप इवॉल्व होते हो इस चीज़ में, ठीक है। आप एक तरीके से उसका रिफ्लेक्शन बन जाते हो, उस रिसर्च का, उस एम्पावर का, उस कल्चर का, ठीक है। कहीं ना कहीं बेसिकली एक क्लासरूम के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे नो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ देयर बैकग्राउंड, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है। अगर फॉर सपोज वुमेन और मैन इंटरेक्ट कर रही है तो वो इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। अगर पुअर एंड रिच के बीच में बात हो रही है तो इनजस्टिस की बात होगी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट वैसे भी अगर नॉर्मल भी एज अ ग्राउंड पे अगर हम देखें, जब हम रिएक्ट करते हैं या फिर जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई इश्यूज़ पे बात होती है, किस तरीके से हम उसे सही कर सकते हैं, या क्या इश्यूज़ किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एक होती है नॉलेज वगैरह, ठीक है, एक नॉलेज ट्रांसफ़र होती है सबके बीच में। और ये नॉलेज बाद में यूज़ हो सकती है ताकि हम जो भी इकोनॉमिकली वीक लर्नर्स है, ठीक है, या जो भी मार्जिनलाइज्ड है, उनके साथ उनको एक अनबायस नॉलेज मिल सके। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 5 C's ऑफ इफेक्टिव रिलेशंस का अगर आप देखते हो, तो सबसे पहला आता है कंटेंट। कंटेंट बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या कंटेंट मिल रहा है पढ़ने को, ठीक है, या इंटरेक्ट करने को। दूसरी है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स पता चलती है, आप उसके बारे में बात करते हो, ठीक है। देन इट्स कॉग्निशन, देन कल्चर, देन कंटेक्स्ट उसका, ठीक है। तो अगर आप देखो, ठीक है, एक तरीके से आप जब मतलब एक कंसिडरेशन होती है, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके से एक एक्सपेक्टेशंस, एक वैल्यू या एक बिलीव होती है लर्नर की, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो लर्निंग का ग्रुप है, ठीक है, वो प्रोग्रेस होता है, या लर्निंग एनवायरनमेंट को मॉडरेट किया जाता है। अगर आप 8 एसेंशियल फीचर्स देखते हो लैंग्वेज क्लासरूम का, ठीक है, जहाँ पे जिसके थ्रू आपको लर्निंग मिल सकती है, तो सबसे पहला है इंटरैक्टिव, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट, मतलब पहले आप इंटरैक्टिव वे में करोगे, देन डिफरेंशिएट है जहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस को, ठीक है। देन आप कलेक्टिवली उस चीज़ पे काम करेंगे, दैट इज़ कलेक्टिव। देन हाईली नॉर्मेटिव, आप नॉर्मेटिव वे में करोगे। एसिमेट्रिकल, जहाँ पे आप ग्राफ्स वगैरह का देख सकते हो, या देख सकते हो किस तरीके से उसका अलाइनमेंट है, ठीक है। देन इनहेरेंटली कंजर्वेटिव, अब इनहेरेंटली कंजर्वेटिव मतलब जहाँ से आपको इनहेरिट हुआ है, मतलब वो चीज़ है आपके अंदर, ठीक है। देन जॉइंटली कंस्ट्रक्शन, मतलब एक साथ ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। इमीडिएटली सिग्निफिकेंट, जो चीज़ दिख भी जाती है इमीडिएटली, अगर आप देखते हो तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ हो जाती है देख के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ के थ्रू आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट इज़ लर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें। अब हम आ जाते हैं डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स के ऊपर। तो 4 मेजर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स होती है, ठीक है, जो आप एक कंप्लीट लैंग्वेज लर्निंग के लिए ना इंपॉर्टेंट है, या लैंग्वेज एक्विजिशन अगर आप करना चाहते हो तो ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब वो क्या है? सबसे पहला लिसनिंग, दूसरा स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो क्योंकि ये सब इक्वली, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं लिसनिंग ही इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, या रीडिंग ही इंपॉर्टेंट है, राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नहीं, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीडिंग को एक तरीके से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस का, या सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स को अगर आप करते हो तो एक तरीके से रीडिंग को एक प्रायोरिटी की तरह लेके चलते हैं, ठीक है। बट बाकी सब भी जो है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। देन इसके थ्रू क्या होता है रीडिंग के थ्रू, कि जो पर्सन्स होते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी वोकैबुलरी सही होती है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उनकी वोकैब सही होगी, ठीक है। फिर उनको फ्रेश नॉलेज मिलता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। देन उनकी जो कॉम्प्रीहेंशन है, कि किस तरीके से वो पढ़ के उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, उसका मतलब समझ पा रहे हैं उसके पीछे का, ठीक है, कि वो किस पर्पज़ से लिखी गई है, तो उसको कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से कि कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव करती है, अगर आप पढ़ते हो तो स्पेलिंग आपकी सही होती है, वोकैबुलरी, राइटिंग वगैरह सारी चीज़ सही होती है, ठीक है। देन ये स्टार्ट होती है एक तरीके से
प्री लिटरेसी स्किल्स का, ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट वगैरह आप देखो, या जो फोनेमिक अवेयरनेस होती है कि आपको फोनेमिक्स के बारे में पता हो, कैसे क्या फंक्शन करती है, किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसके साथ आप किस तरीके से मैप करते हो किसी भी रिकग्निशन के, किस तरीके से आप साउंड को लेटर के साथ मिला के तब उसे प्रोनाउंस करते हो, ये चीज़ों से स्टार्ट होती है लर्निंग का प्रोसेस। जब आप अर्ली ईयर्स से देखें ना, जहाँ पे आप प्राइमरी वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे आपको यही चीज़ सिखाई जाती है कि आप किस तरीके को लेटर्स को एक साउंड दे सकते हो और उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंस कर सकते हो, वो भी और ज़्यादा लाउड और क्लियर, ताकि आप समझ सको, ठीक है। एक सटल जो डिफरेंस होता है ना लॉन्ग या शॉर्ट साउंड्स में, वो समझ सको, वॉवेल या कॉन्सोनेंट समझ सको, जिससे आपको पता हो कि किस तरीके से आगे वर्ड्स को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब 3 कॉमन डिफ़िकल्टीज आती है जब हम रीडिंग स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो है चैलेंज ऑफ डिकोडिंग। अब ये जो प्रोसेस है वो है रीडिंग एंड प्रोनाउंसिंग वर्ड, मतलब एक तरीके से पढ़ना और उसको प्रोनाउंस करना। अब ये तब होती है जब लर्नर सही तरीके से, ठीक है, किसी भी लेटर को साउंड में मतलब वो कर सकता है, मतलब किसी भी लेटर को एक साउंड दे सकता है, वो तभी पॉसिबल होती है कि हाँ आप प्रॉपर प्रोनाउंस कर पा रहे हो, ठीक है। बट कई बार ये चीज़ें नहीं हो पाती है, इसलिए डिकोडिंग में प्रॉब्लम आती है। आप कई बार साउंड नहीं दे पाते हो, आप समझ नहीं पाते हो इसका क्या साउंड होगा, ठीक है। देन दूसरा है इनएडिक्वेट और फैकल्टी कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। फॉर सपोज रीडिंग में है ना बहुत सारे नेगोशिएशन चाहिए, या ये चाहिए कि हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सके सारे लेटर्स को, वर्ड्स को, और जो फ्रेज वगैरह उसमें यूज़ हुई है उसको, ठीक है। अब जब हम उसे नहीं समझ पाते, कोई भी फ्रेज, सेंटेंस, पैराग्राफ, लेटर, वर्ड्स, आप कुछ भी देखो, जब आप उसे नहीं समझ पाते हो तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बिकॉज आप गलत समझ जाते हो उसकी मीनिंग जो भी होती है, ठीक है। थर्ड इज स्पीड। अब जब लर्नर अपनी वोकैबुलरी एक्सपैंड करता है, जब वो चीज़ें और बढ़ती जाती है, ठीक है, तो उन्हें समझ आता है, मतलब बहुत सारे वर्ड्स वगैरह, ठीक है, लाइक आंखों से आप उनको दिख जाते हैं। मतलब फॉर सपोज अगर आप बहुत एडवांस हो चुके हो, ठीक है, आप की वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो सके, तो आप जब पढ़ते हो तो हर एक वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो आप वहाँ पे, ठीक है, आप फास्ट पढ़ते हो, कुछ चीज़ें आपकी आंखों के में आती है, ठीक है, यू डोंट प्रोनाउंस दैट, बट वो चीज़ आपके आंखों में आती है जब आप पढ़ते हो तो, ठीक है। और ये एक तरीके से रीडिंग के प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ करता है, ठीक है। अब जो स्पीड ऑफ रीडिंग है वो मॉडरेट होना चाहिए रीडर का, जब वो अपनी प्रोफिशेंसी स्टेट में होता है। मतलब फॉर सपोज बहुत स्टार्टिंग स्टेट में तो वो बहुत स्लो होगा, देन थोड़ा सा बढ़ गया, प्रॉपर हो गया, तो वो मीडियम में आ जाएगा। और अगर आपकी वोकैबुलरी पूरी तरीके से बहुत अच्छी हो चुकी है, ठीक है, तो आपका स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन कितनी आपकी वोकैबुलरी पावर सही है, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ सही है, उसके अकॉर्डिंग स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। फोर्थ इज द रीडिंग स्पेलिंग कॉरेस्पॉन्डिंग। अब इंग्लिश के अंदर अगर आप देखो बहुत सारे साइलेंट लेटर्स है, ठीक है, और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड साउंड्स भी आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी सारे दिक्कतें ये आती है कि हम कभी कभी एग्जैक्ट जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है, वो समझ नहीं पाते कि कौन सा लेटर साइलेंट रहेगा, कौन सा साउंड कब निकलेगा, कौन सी चीज़ें उसको ज़्यादा, मतलब जैसे कि फॉर सपोज करियर और कैरियर वाला भी, इवन आई वॉज द पर्सन जो पहले बहुत कंफ्यूज हुआ करती थी, ठीक है। और ये होती है कि कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, कौन सा साउंड कैसे जाएगा, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी कॉज करती है, ठीक है। तो ये है एक तरीके से ये प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आप ओवरकम कर लेते हो तो आपके रीडिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, ठीक है। देन लेट्स कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ रीडिंग टेक्निक। तो सबसे पहला है एक्सटेंसिव रीडिंग। अब इसका मतलब है एक तरीके से एक प्रैक्टिस जो होती है रीडिंग का, ठीक है, जिसमें आप एक तरीके से एक हैबिट क्रिएट करते हो कि आप किस तरीके से और ज़्यादा पढ़ते हो एक हैबिट पढ़ने की, ठीक है। अब बेस्ट वे कि आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने रीडिंग स्किल का वो ये है कि आप वैरायटी और अलग अलग क्वालिटी या फिर अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आप पढ़ सको, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के मटेरियल जो कॉम्प्रिहेंड आप कर सको और ज़्यादा अपने लिंग्विस्टिक प्रोफिशेंसी के लेवल पे आप पढ़ सकते हो। क्या आपको लग रहा है इस लेवल की चीज़ें आपको समझ आ रही है तो उस पर और ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि आप जब उसी वैरायटी में जिसमें आपको समझ आ रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो वो चीज़ें और स्मूथ हो जाती है, फिर आप उसको एक स्टेप ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। देन दिस इज एक्सटेंसिव रीडिंग, मतलब अपनी प्रोफिशेंसी के अकॉर्डिंग हम लार्ज से लार्ज मतलब क्वान्टिटी में आप पढ़ सको अलग अलग मटेरियल, ठीक है। आप अगर इंटेंसिव रीडिंग की बात करते हो
अब ये एक तरीके की ऐसी रीडिंग है जिसमें आप एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक इंस्ट्रक्शनल सेटिंग में रीडर को रखा जाता है, एक प्रॉपर प्री मेंटेन्ड एरिया में, ठीक है। रीडर को बहुत सारी वैरायटी ऑफ मटेरियल्स दी जाती है, बहुत सारी असाइंड एक्टिविटीज़ दी जाती है। फॉर सपोज आपको जब कुछ पढ़ने के लिए दी गई है, ठीक है, बट आपको वहाँ से मतलब जवाब निकाला है। फॉर सपोज आप एग्ज़ाम वगैरह में देखते होंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, ठीक है, वहाँ पर हमें आंसर करना होता है जो भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का जो भी क्वेश्चन होता है वो। तो इस तरीके की जो रीडिंग होती है जहाँ पे एक तरीके से आपको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए देखना ज़रूरी है, आपको ये देखना ज़रूरी है कि इसके मीनिंग क्या है, वहाँ पे अगर कोई मीनिंग है तो उसका सिनोनिम्स क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें जब आपको देखनी पड़ती है तो वो है इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। देन द थर्ड इज़ ओरल रीडिंग। अब ओरल रीडिंग एक तरीके से आप ये नहीं बोलते, ये एक तरीके से अटेंशन ग्रैब नहीं करता कि मल्टीपल लर्निंग कंटेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। ये एक पार्ट है बस रीडिंग का, स्पेशली नॉन नेटिव अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कंटेक्स्ट में देखो तो कि आप बस पढ़ रहे हो जस्ट टू ग्रैब द इन्फॉर्मेशन, जस्ट टू गेट द नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। थोड़ा बहुत वो स्कीम करते हैं ना उस तरीके से, ठीक है, कि आप एक तरीके से आपको कंटेक्स्ट पता चल रहा है एक रीडिंग का, ठीक है। तो ओरल रीडिंग होता है जब आप बस रीड आउट करते हो, वो बचपन में होती है ना कि हम रीड आउट कर रहे हैं, हमें नहीं पता एग्जैक्टली मतलब, ना ही हमें निकालनी है वहाँ से कोई भी मतलब, ठीक है, बट आप पढ़ रहे हो जस्ट टू गेट कि थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि कैसे ये प्रोनाउंस होती है, कैसे साउंड होते हैं, उस तरीके से, ठीक है। मीनिंग ग्रैब करने की चीज़ें नहीं रहती है। देन लेट्स कम टू रीडिंग रेडीनेस एक्सरसाइजेस। तो ये एनेबल करता है किसी भी लर्नर को कि वो रिकॉग्नाइज कर सके या रीड मतलब पढ़ सके लेटर्स को, वर्ड्स को, ठीक है, और एक तरीके से मैप कर सके, मतलब कि किस तरीके से उसके माइंड में ओवरऑल वो मैप बन रहा है कि ऐसा ऐसा ये चीज़ें रहती है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इस तरीके से सुनते हैं, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो जैसे कि डायरेक्शंस अगर आप देखो, ठीक है, डायरेक्शन की चीज़ें कि सेम, डिफरेंट, टॉप, बॉटम, मिडल, सेकंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप देखते हो तो ये रिफ़र करती है एक तरीके से ऑब्जेक्ट को, लेटर को या वर्ड को जो प्रेजेंट की जाती है उस एक्सरसाइजेस में, ठीक है। देन जो एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन का जो दो लेटर्स या दो ग्रुप्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, वो है इस प्रोसेस में, मतलब आप विजुअली उसको डिस्क्रिमिनेट करोगे कि ये चीज़ इससे अलग है, ये चीज़ को डिनोट करती है, एंड देन दूसरी जो है वो दूसरी चीज़ को डिनोट करती है, काइंड ऑफ विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, वर्ड से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट इज ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो बहुत सारे लर्नर्स जो है वो मिसप्रोनाउंस करते हैं जे वर्ड साउंड को जेड साउंड के साथ, ठीक है, जैसे कि ज़ेरो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ज़ेरो, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस है अभी के टाइम पे भी जब हम बोलते हैं, इनफैक्ट हम फोकस भी नहीं करते, ठीक है। तो दिस इज ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे हर एक वर्ड का अपना एक ऑडिटरी इमेज है, ठीक है, और उसे करेक्टली रिट्राइव कैसे करना, मतलब समझना कैसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रोसेस एक तरीके से अवॉइड करती है आपकी मिस प्रोनाउंसिएशन को, मिस रीडिंग को, मिस स्पेलिंग को, ठीक है। तो आपको उसकी ऑडिटरी वैल्यू क्या है, वही करियर वाला भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ज़ीरो वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ज़ीरो वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन में। देन व्हेन इट कम्स टू मेमोरी ट्रेनिंग, तो ये एक तरीके से मेंटल रिटेंशन, जैसे कि कुछ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या फैक्ट्स है, क्या डेटा है उसको, ठीक है, वो आप पढ़ते समय उसको आप कैसे रिटेन कर पा रहे हो अपने माइंड में, उस चीज़ को एस्टेब्लिश कर पा रहे हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप कुछ एक्सरसाइजेस अगर आप देखो तो फॉर सपोज जो पहला 3 सेंटेंसेस होते हैं ना किसी भी, जो पहले पैराग्राफ का पहली 3 सेंटेंसेस है उसको आप पढ़ो, रिपीट करो, ठीक है। देन सीक्वेंसली आप नरेट करो ब्रीफ में, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो भी इवेंट वगैरह हुई है कि पहले ये हुई थी, देन ये हुई है, देन ये हुई है, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे एक तरीके से माइंड में उसको मैप करो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि पहले ये, देन ये, देन ये, ठीक है। देन जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का नाम आप अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हो ना, पॉसिबल है जितना ज़्यादा, ठीक है, कि आप पिक्चर कर सकते हो, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपको आपके लिए इफेक्टिव रहेगी कि आप याद रख सको, ठीक है। तो मेक श्योर जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत सारे इमेजेस, जो ऑब्जेक्ट इमेजेस होते हैं ना, वो बनाओ अपने अंदर, क्योंकि जब हम अपने दिमाग में कोई भी इमेज बना लेते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है। कुछ भी याद नहीं रख पा रहे हो, इमेज बना लो, ठीक है, उसका। देन समहाउ अगर आपको एग्जैक्ट जो क्रोनोलॉजी वो अगर आप भूल भी जाओ, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं याद रहेगा कि ये चीज़ें भी उसमें थी। देन आप उसको रिलेट करने की कोशिश करोगे, आप कॉल बैक करोगे कि ये चीज़ें थी तो मतलब ये इस तरीके से थी, ठीक है। तो ये बहुत काम आता है कहीं ना कहीं अगर आप एक मेमोरी ट्रेनिंग की तरह देखो तो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द रीडिंग प्रोसेस। अब एक तरीके से 4 स्टेप इन्वॉल्व होती है रीडिंग प्रोसेस में। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह दी जाती है। देन द रीडिंग,
जो आप रीड करते हो ओवरऑल को, ठीक है। देन कॉम्प्रिहेंशन टास्क, जहाँ पे आपको समझना है सारी चीज़ें, ठीक है। देन द फोर्थ इज़ कि आप रिव्यू करोगे और जो भी रिलेटेड एक्सरसाइजेस जो भी आंसर्स वगैरह करने हैं वो आप करोगे, ठीक है। इसका डिटेल टेक्स्ट में है, आप पढ़ सकते हो, बट बहुत बेसिक है, इसके लिए आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है इंट्रोडक्शन इज़ ऑल अबाउट, आपको पता चल रहा है कि ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है, ठीक है, इसका कंटेक्स्ट क्या है। रीडिंग में आप पूरा ओवरऑल पढ़ते हो, उसको समझते हो, ठीक है, मतलब पूरा पढ़ना है आपको। तीसरी चीज़ है, ऑब्वियसली आपने पढ़ी है तो उसको कॉम्प्रिहेंड करोगे, समझोगे कि ओवरऑल इसमें स्टोरी किस चीज़ के ऊपर है। देन अगर आप जब समझ चुके हो एक बार, देन आप उसको आंसर करोगे, ठीक है। ओवरऑल जो प्रोसेस हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में लगाते हैं वही है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं स्टेज 1 ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, दैट इज़ एलिमेंट्री रीडिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लर्नर्स जो होते हैं उन्हें ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो लेटर्स को एक साउंड एसोसिएट कर सके, मतलब लेटर्स और साउंड को जोड़ सके एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो रीडर को एक तरीके से सेट ऑफ सिंपल वर्ड्स दिया जाता है, थोड़े थोड़े सिंपल वर्ड्स देंगे, या तो सेंटेंस देंगे, तो या तो फ्रेजेस वगैरह देंगे, जिसमें आप एक फोकस बिल्ड कर सको, आप समझ सको कि कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब दो लेटर मिलके कौन सा साउंड लेके आ रहा है, या दो वर्ड कैसे प्रोनाउंस की जाती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंटरनलाइज करती है वो पॉसिबिलिटी कि ये साउंड वैल्यूज़ होगा। अब ये एक तरीके से लीड करती है कि आप डिकोडिंग कर पा रहे हो किसी भी ग्राफिक इंफॉर्मेशन को, किसी भी वर्ड को, किसी भी फ्रेजेस या सेंटेंसेस को, ठीक है। तो बिगनिंग लेवल पे अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे देखते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिगनिंग लेवल मतलब जहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो उस चीज़ के बारे में सीखने के लिए। हो सकता है कि कोई इंग्लिश से उतना ज़्यादा ओके नहीं हो, ठीक है, बचपन से उसने नहीं पढ़ा, बट बाद में जाके, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन में अगर किसी को करना है, देन दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक बिगनिंग लेवल। तो अगर ये स्टार्टिंग के लेवल पे आप देखो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज या बैकग्राउंड, ठीक है, तो फोकस जो है मेन का, ठीक है, मेन चीज़ जो है वो मीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आप किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला ही प्रोसेस है कि आप लेटर और साउंड को एसोसिएट कर पाओ, वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये एसोसिएट कर पाओ, साउंड कैसे निकलते, दो लेटर अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो कैसा एक नया साउंड निकल के लाते, ये आपका मेन रहेगा, ठीक है। अगर आप स्टेज 2 ऑफ रीडिंग प्रोसेस आप देखते हो, दैट इज़ इंटरमीडिएट रीडिंग, ठीक है, तो ये फोस्टर करती है एक तरीके से इंटरेस्ट, रीडिंग में आपका एक तरीके से इंटरेस्ट बिल्ड करती है, ठीक है। अब इसमें रीडर्स को साइलेंटली और कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करना पड़ता है साउंड के वैल्यूज़ का, जो लेटर्स या उसके कॉम्बिनेशन का होता है, ठीक है। ये एक तरीके से एडिशनल रीडिंग स्किल्स को डेवलप्ड करती है आपके अंदर, ठीक है, जिसमें आप एक तरीके से पर्पस के साथ पढ़ते हो, आपका ऑलरेडी पर्पस है। पहले वाले में आपका कोई पर्पस नहीं था, आप बस एसोसिएट कर रहे थे, यहाँ पे आपका एक तरीके से पर्पस है उसका, ठीक है। और ये फोकस करती है आपका कैसे स्टडी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सके, आपकी टेक्सचुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे और भी डेवलप कर सके, ठीक है। तो रीडिंग को इस तरीके से यहाँ पे किया जाना चाहिए, ठीक है, थ्रू जो भी पैसेजेस है, ठीक है, ताकि जो भी लर्नर्स है, ठीक है, वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो होती है इंग्लिश की वो लिंक कर सके एक दूसरे से, और जो मेन गोल है उनका रीडिंग का, ठीक है, वो अचीव कर सके। अब जो सक्सेस है यहाँ पे लर्नर का कि इंटरमीडिएट रीडिंग कैसे सक्सेसफुल हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा विलिंग है या कितना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका किसी भी रीडिंग को लेके, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव है, जितना ज़्यादा विलिंगनेस है उसके अंदर सीखने के लिए, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल वो लर्नर हो सकता है इंटरमीडिएट में, ठीक है। देन हम आ जाते हैं स्टेज 3 ऑफ रीडिंग प्रोसेस, दैट इज़ एडवांस रीडिंग, ठीक है। अब ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आपको बहुत सारी वेराइटी ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट वगैरह मिल जाते हैं, बहुत सारे टास्क मिल जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक लर्नर रिप्रेजेंट करता है, नेगोशिएट करता है, या रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर बात करता है, ठीक है। अब जो मेन एम है इसका, अब यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपका, ठीक है, अब आप एक डीपर लेयर में जाते हो, मीनिंग्स वगैरह, आपके सजेशंस वगैरह पढ़ने के बाद आप सजेशंस भी देखते हो, रेफरेंसेस देखते हो आप उसका टेक्स्ट का क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लर्नर है, ठीक है, वो अपने इंडिविजुअल ओपिनियन दे सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है अपने पर्सनल रिस्पॉन्सेस पढ़ने के बाद, बिकॉज अगर आप देखते हो, आप हायर लेवल पे जाते हो, पढ़ते हो, ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो, ठीक है, आप उसके बारे में अपना क्या मतलब, आपकी क्या मतलब उसके बारे में सोचना है, वो आप
उस तरीके से बता सको, ठीक है। लाइक क्रिटिसिज्म वगैरह को लेके बात करना, जो एप्लीकेशन है अदर कंटेक्स्ट में वो बात करना, ठीक है। आप नॉर्मली अपने लाइफ सिचुएशन देखो तो स्कूल के टाइम पे जब हम छोटे क्लास में होते हैं हमें सिर्फ वर्ड्स बताया जाता है, ठीक है, हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं वर्ड, ठीक है, हम उतना नहीं कर रहे हैं। देन जब हम थोड़े मिडिल क्लास टाइप में आते हैं देन वहाँ पे हमें एक तरीके से जो पोएम जो राइम्स वगैरह होती है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लाइक मॉरल साइंस की स्टोरीज वगैरह पढ़ाई जाती है, ठीक है। देन जब हम एक हायर लेवल पे जाते हैं जहाँ पे आप 11 12 9 10 वैसे कर रहे हो, ठीक है, या ग्रेजुएशन में आ रहे हो, तो उस जगह पे ये होता है फर्दर लर्निंग, ठीक है। आप पढ़ते हो, आप अपनी इन्फ्लुएंसेस देते हो, अपनी थिंकिंग उसमें लगाते हो, देन आप उस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये है द लास्ट वन, मतलब दैट इज थर्ड वन, दैट इज एडवांस रीडिंग, ठीक है। देन हम आ जाते हैं रीडिंग थ्रू स्टोरीज़ के ऊपर। तो जो भी एडल्ट रीडर्स है, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह के थ्रू भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं या उसके थ्रू उनको नॉलेज मिलता है। दैट इज सबसे पहला कम्प्लेक्सिटी ऑफ वोकैबुलरी। जितने ज़्यादा स्टोरीज आप पढ़ते हो उतनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी कम्प्लेक्स होती है, उतनी ज़्यादा आपको वर्ड्स के बारे में पता चलता है, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, मतलब बहुत सारे वर्ड्स आपको आपके नोन में आती है कि आप नॉवल पढ़ रहे हो और वो अगर फॉर अलग थीम से रिलेटेड, फॉर सपोज बिजनेस से रिलेटेड मॉडल है तो आपको अलग वोकैबुलरी पता चलेगी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड नॉवल है आपको अलग वोकैबुलरी पता चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी वोकैबुलरी की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। देन दूसरा सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। तो जो स्टोरी होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ईडियम्स वगैरह नहीं होना चाहिए कोई भी स्टोरी में कि बहुत सारे ईडियम्स है, क्योंकि वो समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है क्योंकि हमें समझ भी नहीं आता एकदम से। कि फॉर सपोज मैंने हमेशा से बिजनेस नॉवल पढ़ा हो, ठीक है, हमेशा से, ठीक है, अब एकदम से मैं स्विच करूँ पॉलिटिक्स या इकोनॉमिकल नॉवल पे जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हो, तो आई वॉन्ट बी एबल टू प्रेडिक्ट कि क्या है ये, ठीक है। उसी तरीके से लैंग्वेज में भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे ईडियम्स वगैरह ना हो। तीसरा रेलिवेंस ऑफ थीम एंड कंटेक्स्ट, आई मीन कंटेंट, ठीक है। तो जो कंटेंट होता है, ठीक है, वो रेलिवेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि जो टॉपिक्स वगैरह है रिलेशनशिप का, बिजनेस सिचुएशन का, फैमिली लाइफ का या इवन एनीथिंग पर्सनल, ठीक है, वो रिलेटेड हो रीडर से, ठीक है। तो वो एक तरीके से बहुत ईजी हो जाता है समझ जाए। इनफैक्ट स्टोरी के स्टार्ट में वो किस चीज़ पे बेस्ड है उसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं और उसी के अराउंड में चलती है तो बहुत ईजी हो जाता है कंटेंट को समझना, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज पोटेंशियल फॉर डिस्कशन, ठीक है। तो स्टोरी में कुछ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग थीम्स वगैरह होनी चाहिए या डिस्कशंस वगैरह होनी चाहिए जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस को डिनोट कर सके, ठीक है। ये बहुत काम आता है रीडिंग प्रोसेस में, बिकॉज जब आप डिस्कस करते हो किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद तो वो आपके अंदर नॉलेज बिल्ड करता है। आप अपनी इन्फ्रेंसेस वगैरह दे सकते हो, आपकी क्या थिंकिंग है उसमें आप वो लगा सकते हो। इनफैक्ट अगर कोई प्रॉब्लम के बारे में है तो उसका क्या और सोल्यूशन हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जो बुक में दी गई है वो भी आप सोचते हो, ठीक है। तो ये आपको लाइफ सिचुएशंस के लिए रेडी रखती है, ठीक है। तो इस यूनिट में इतना ही था। कोई कन्फ्यूजन होता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।